हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर प्रतिभा हिंदी टीचर। तो दोस्तों, अब हम इस सेशन में हम तेलंगाना सेट लास्ट सेशन में हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किया था। इस सेशन में 6 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन, क्रिया का रूप है। ऑप्शंस सकर्मक और अविकर्मक, सकर्मक और अकर्मक, सकर्मक और अनुकर्मक, अनुकर्मक और अविकर्मक। आंसर क्या है दोस्तों? सकर्मक और अकर्मक। क्रिया के 2 रूप क्या है दोस्तों? सकर्मक और अकर्मक। तो दोस्तों, क्रिया वो इसके 2 रूप, 2 भेद। क्रिया के 2 भेद क्या है वो दोस्तों? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। क्रिया के 2 भेद, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द शक्ति किसे कहते हैं? शब्द शक्ति किसे कहते हैं? ऑप्शंस शब्द की आभासी शक्ति को, शब्द की स्वरूपगत विशेषता को, शब्द के अर्थ को, शब्द की अर्थ प्रकटज शक्ति को। तो आंसर क्या है दोस्तों? आप खुद से आंसर जोर से बोलिए या कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि हमारे मित्रों को भी पता चले। तो आंसर क्या है दोस्तों? क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, शब्द शक्ति किसे कहते हैं? शब्द की अर्थ प्रकट्य शक्ति को, शब्द की अर्थ प्रकट्य शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति का सरल अर्थ शब्द शक्ति का अर्थ बताने वाली ताकत या क्षमता, जो भी मीनिंग है। तो उसे एक वर्ड तो वर्ड को हमें अंडरस्टैंड करना है और हमें माइंड में अंडरस्टैंड करके वी हैव टू एक्सप्रेस इट। व्हाट इज इट? मेरा नाम प्रतिभा है। प्रतिभा एक वर्ड है। जब मैं प्रतिभा कहूँगी तो आपके माइंड में ओ प्रतिभा यानी एक लड़की है, तो एक मीनिंग आएगा। जब हम कोई शब्द सुनते
या पढ़ते हैं उसका जो अर्थ हमारे दिमाग में आता है वह शब्द शक्ति के कारण ही आता है। शब्द शक्ति ओके इंग्लिश में समझेंगे। द पावर और कैपेसिटी ऑफ ए वर्ड टू कन्वे इट्स मीनिंग। एक वर्ड को हमें अंडरस्टैंड करना है और मीनिंग जानना है उसका। You can easily share, express that same idea to other people. मीनिंग, एक वर्ड मीनिंगफुल वर्ड को अंडरस्टैंड करना है और क्या, और हमें अभिव्यंजना एबल टू एक्सप्रेस our thoughts. It connects your thoughts to their minds. तो क्या है दोस्तों शब्द शक्ति का सरल अर्थ? जो शब्द का अर्थ बताने वाली ताकत और क्षमता। जो शब्द उसका जो मीनिंग है, अर्थ है, तो दोस्तों शब्द शक्ति का अर्थ है वो ताकत या क्षमता, स्ट्रेंथ, ताकत, क्षमता, एबिलिटी, जिसके जरिए हम जो शब्द का अर्थ है, शब्द का अर्थ भाव, शब्द का अर्थ है भाव, वो श्रोता को हम बताते हैं। उसे शब्द शक्ति कहते हैं। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। शब्द शक्ति, इसका मीनिंग क्या है? एबल टू एक्सप्रेस, अंडरस्टैंड द मीनिंग, एबल टू द मीनिंग, उतना ही। हमें एक वर्ड का मीनिंग अंडरस्टैंड करके हमारे माइंड में जो हम दूसरों को एक्सप्रेस कर सकते, एबल टू एक्सप्रेस, एबल टू कन्वे, उसे क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहते हैं। ओके, द मीनिंग क्या है? द मीनिंग दैट कम्स टू माइंड, तो कन्वे करना। फर्स्ट एक मीनिंग को हम, जैसे कि एप्पल, फर्स्ट एप्पल जब मैं सुनती हूँ तो फर्स्ट मैं समझती हूँ एप्पल, फिर समझने के बाद हियर एक्सप्रेस करना, तो उसे ही शब्द शक्ति कहते हैं। तो शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। अभिधा,
लक्षण, थर्ड व्यंजना। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन, शब्द शक्ति किसे कहते हैं? शब्द शक्ति किसे कहते हैं? शब्द की अर्थ प्रकट शक्ति को, जो अर्थ है वो प्रकट करना। ठीक है दोस्तों, हिंदी के किस कवि की रचनाओं में फैंटेसी का प्रयोग हुआ है? कवि की रचनाओं में फैंटेसी का प्रयोग हुआ है। ऑप्शंस, विकल्प, रघुवीर सहाय, अग्नि, अटल बिहारी वाजपेयी, मुक्ति बोध। क्या है दोस्तों, आंसर क्या है? देखो मैं आपको 5 सेकेंड्स दूंगी, अब बताइए आंसर। 1 2 3 4 5। आंसर मुक्ति बोध। गजानन माधव मुक्ति बोध। गजानन माधव मुक्ति बोध। तो इनको क्या कहा जाता है? हिंदी साहित्य में फैंटेसी का सबसे प्रमुख कवि माना जाता है। तो फैंटेसी के प्रमुख कवि कौन है? मुक्ति बोध। इनकी रचनाएं क्या है दोस्तों? अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस में फैंटेसी का प्रयोग एक शिल्प टेक्निक के रूप में हुआ है। फैंटेसी मीन्स कल्पना, इमेजिनेशन। ये गजानन मुक्ति बोध जी है, ये उनकी फोटो है। मीनिंग ऑफ फैंटेसी, स्वप्न कथा, अति काल्पनिक शैली। उदाहरण, हैरी पॉटर। मीनिंग, कल्पना, मनोराज्य, जस्ट एंटरटेनमेंट की तरह। काल्पनिक कहानी, स्टोरी, इमेजिनेटिव स्टोरी। हिंदी साहित्य में फैंटेसी का प्रमुख कवि कौन है? मुक्ति बोध जी। इनकी रचनाएं अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस में, इन्होंने फैंटेसी का प्रयोग किया है। हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्ति बोध को प्रमुख रूप से प्रगतिशील, प्रयोगवादी और नई कविता के प्रमुख स्तंभ माना जाता है। क्या है दोस्तों? मुक्ति बोध जी को प्रगतिशील, प्रयोगवादी, नई कविता के स्तंभ। इसके अलावा वैचारिक कवि, लोक जीवन का जासूस कवि, मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित स्वतंत्र चेतना वाले साहित्यकार और फैंटेसी देखेंगे। नई कविता और प्रयोगवाद के प्रवर्तकों में से एक माना जाता है। जो तार सप्तक के पहले कवि भी थे,
पहले कवि भी थे। उनकी फैंटेसी कल्पना शैली की लंबी कविताएं जैसे अंधेरे में, चांद का मुंह टेढ़ा, तो इनकी कविताएं अंधेरे में, चांद का मुंह टेढ़ा किसने लिखा दोस्तों? मुक्ति बोध जी ने। अंधेरे में ब्रह्म राक्षस किसने लिखा दोस्तों? मुक्ति बोध जी ने। और प्रमुख कवि कौन है? मुक्ति बोध जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवरानी जटानी की कहानी में डैश ऑप्शंस मध्यम वर्गीय बनिया समाज का यथार्थ चित्रण है, अनपढ़, लालची और स्वार्थी जटानी का चित्रण है। थर्ड ऑप्शन समझदार, शिक्षित देवरानी का चित्रण है। उपरोक्त सभी का चित्रण है। आंसर क्या है दोस्तों? सभी, ऑल, सब आंसर, सब ऑप्शंस है। देवरानी जटानी की कहानी में वो मध्यवर्गीय बनिया समाज का चित्रण दिया गया है और जटानी कैसी है? अनपढ़, लालची, स्वार्थी है और समझदार देवरानी है जो शिक्षित है। तो देवरानी जटानी किसने लिखा दोस्तों? उपन्यास पंडित गौरी दत्त द्वारा रचित है। किसने लिखा? देवरानी जटानी, पंडित गौरी दत्त। ये उपन्यास लिखा, कब लिखा? 1870। कब लिखा दोस्तों? 1870 में लिखा। निम्नलिखित सभी पहलुओं को दर्शाया गया। ये उपन्यास में मध्यवर्गीय बनिया समाज का यथार्थ चित्रण, अनपढ़, लालची और स्वार्थी जटानी का चित्रण, समझदार और शिक्षित देवरानी का चित्रण दिया गया है। ठीक है दोस्तों, जवाब उपरोक्त सभी का चित्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती क्यों? हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। किस काव्य कृति की पंक्तियां हैं? फिर से पढ़ेंगे दोस्तों। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती क्यों? हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। किस काव्य कृति की पंक्तियां हैं? विकल्प दिए गए विकल्प, लहर, लहर, झरना, आंसू, कामयानी। जवाब क्या है दोस्तों? 5 सेकेंड्स होंगे, आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए, नहीं तो जोर से बोलिए मुझे। ओके, जवाब आंसू। किस काव्य कृति की पंक्तियां हैं? कौन सा काव्य है दोस्तों? आंसू।
तो दोस्तों, जो पंक्तियाँ अभी हमने पढ़ी थी वो प्रश्न में, क्वेश्चन में, वो परीक्षा में बार बार पूछी जाने वाली है दोस्तों। प्रसिद्ध पंक्तियाँ। छायावाद के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद की महान काव्य कृति आंसू से ली गई है। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं हम पढ़ेंगे अब। कवि कहते हैं कि वियोग और शोक के कारण उनका हृदय पूरी तरह करुणा और गहरी उदासी से भर गया है। तो उनका हृदय वो कैसा फील कर रहे हैं दोस्तों? वो वियोग, सैडनेस के कारण, सैडनेस से उनका हृदय गहरी उदासी से भर चुका है। तो डीपली सैड है। तो उनको ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में ज़्यादा हैप्पीनेस नहीं है, सैडनेस है। तो उनको ऐसा फील हो रहा है। तो इस प्रकार जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं। उनके दिल के भीतर अब सुख की नहीं बल्कि दर्द और बेचैनी की एक ऐसी रागिनी बज रही है जो असीम वेदना बनकर गरज रही है। तो उनके दिल में, तो कहते हैं कि उनके दिल में दर्द हो रहा है और बेचैनी, एंशियस फील कर रहे हो। और एंशियसनेस कैसा है वो? जैसे एक म्यूजिकल टोन की तरह बज रहा है, असीम वेदना बनकर गरज रही है। The poet is talking about own heart, क्या? Sense of sadness and grief. Vikal meaning restless, anxious, distressed. Ragini, musical instrument or tune. उनके instead of joyful or peaceful thoughts, a painful, restless tune of separation and heartache is constantly playing inside his mind. तो आशा है कि आपको हिंदी मीनिंग और इंग्लिश मीनिंग दोनों समझ में आ गया होगा। वेदना, इंटेंस पेन, असीम, लिमिटलेस और इन्फिनिट। गरजती, roars like thunder, stormy ocean. तो ये आप खुद से पढ़िए मीनिंग। The poet asks why this infinite boundaryless inner pain is roaring so violently inside him, completely overwhelming his existence. तो जो पंक्ति है कहाँ से ली गई है? आंसू। किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद जी ने। छायावाद के जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है। तो आप फिर से पढ़िए आप एक बार। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। किसने लिखा दोस्तों? कृति
किस काव्यकृति से काव्यकृति की पंक्ति है? जवाब आंसू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतस्थ व्यंजन है। तो दोस्तों बताइए आप इन विकल्पों में से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? आंसर यर ल व, यर ल व। हिंदी व्याकरण में अंतस्थ अंतस्थ कितने होते हैं? 4 वर्णों को कहते हैं। ओके, हिंदी व्याकरण में अंतस्थ कितने होते हैं? 4 होते हैं, जिनका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन करते समय जीभ, टंग, मुंह, माउथ के किसी भी हिस्से को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती। तो दोस्तों अंतस्थ व्यंजन में क्या होता है? इसमें 4 वर्ण होते हैं। जब भी हम ये 4 वर्ण प्रोनाउंसिएट उच्चारण करते वक्त ऑफ टंग, जीभ, माउथ, मुंह को किसी भी हिस्से को पूरी तरह से स्पर्श टच नहीं करती, जस्ट स्लाइटली थोड़ा सा टच करती है, उतना टंग। दोस्तों आप एक बार उच्चारण करके देखिए, य र ल व। तो ये कम्प्लीटली टच नहीं करती, थोड़ा सा टच करके टच होता है, उतना ही। तो इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच का होता है। तो इनका उच्चारण कैसा होता है दोस्तों? बीच का होता है। ना ही वो स्वर में होते हैं, ना ही वो पूरी तरह से व्यंजन में होते हैं। तो वो बिटवीन, मिडिल, बीच का होता है। क्या? अंतस्थ व्यंजन। इसलिए इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। तो दोस्तों अंतस्थ व्यंजन को दूसरा नाम से क्या कहा जाता है? और एक नाम अर्धस्वर भी कहा जाता है। ये कुल 4 यर ल व। विशेषताएं, उच्चारण का स्थान, ये स्वर और व्यंजन के मध्य बीच में स्थित होते हैं। बीच में स्थित होते हैं। संख्या 4, अर्धस्वर किसे कहा जाता है? अंतस्थ अर्धस्वर। य और व को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। तो एग्जाम में ऐसा यह देके और दूसरे वर्ण देंगे दोस्तों, फिर वो पूछेंगे कि इसमें से अर्धस्वर क्या है, य व। तो हमको टिक करना है इस प्रकार, याद रखिए। र को लुंठित, प्रकम्पित। र को क्या किस अंतस्थ व्यंजन को लुंठित, प्रकम्पित कहा जाता है? तो इस प्रकार पूछेंगे, तो हमको र को टिक करना है। और ल किस वर्ण को पार्श्विक वर्ण कहते हैं? पार्श्विक वर्ण। तो हमको ल वर्ण को टिक करना है दोस्तों एग्जाम में। तो दोस्तों इस सेशन में हमने टोटल कितने 6 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने? 6। टीएस स्टेट 2025 का पेपर है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए। अगर कुछ इम्प्रूव करना है तो, और वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
फिर मिलेंगे दोस्तों अगले सेशन में। थैंक यू।